हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और अभी तक इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने तक के क्वेश्चंस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। तो अभी तक जो पोर्शन फिनिश कर लिया है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंपल एटम के जो रेशो है वो उसके इंपेरिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर क्वेश्चन को लेके जाना पड़ेगा तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट की। तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। तो एक और ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वो। उसके बाद फिर बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें मिसलिनियस क्या क्या चीजें हैं उस पर बात करते हैं, उसके क्वेश्चन के टाइप पर बात करते हैं, फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। इन अ कंपाउंड एक कंपाउंड के अंदर इन अ कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन in a compound carbon, hydrogen and nitrogen, carbon, hydrogen and nitrogen are present in a ratio of present in a ratio of 9:1:3.5 9:1:3.5। तो 9:1:3.5 के रेशो में प्रेजेंट है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ रेशो ऑफ 9:1:3.5। molecular mass of compound molecular mass of compound is 108 और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 108 है। फाइंड इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड इंपेरिकल एंड molecular formula, find empirical and molecular formula of the compound, molecular formula of the compound। तो उस कंपाउंड का आपको empirical और molecular formula निकालना है। तो देखो सिंपली जो रेशोज दिए हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, द रेशोज आर गिवन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसमें कार्बन कितना है और हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो कार्बन कितना? 9:1:3.5। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। और नाइट्रोजन का कितना है? 14। तो पहले इन रेशोज को क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है या एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। द रेशोज गिवन रेशोज आर डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 0.75। ये कितना आ जाएगा? 1। और ये कितना आ गया? 0.25, 1/4 है तो 0.25 आ गया। रेशोस डिवाइड करने के बाद, एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद इसका नया जो इसके रिलेटिव रेशो आ रहे हैं वो कैसे हैं? 0.75 इंटू 1 इंटू 2.5 आ रहा है। ठीक है,
अब इसका काम क्या करना है, यहां तक आने के बाद इसको होल नंबर में लेना है। तो होल नंबर में लेने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, कार्बन था ये, सीधे सीधे लिख दे C3H4 और N, C3H4N इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H4N। अब क्या करना है, अब हमको ये बात चेक करना है कि ये इसका वेट 108 हो रहा है क्या। तो अगर 108 हो रहा होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, और अगर नहीं होगा तो हमको n फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला काम क्या किया हमने, जो रेशो दिए हुए थे उनको एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, उसके बाद उसको होल नंबर में ले लिया, बस इतना काम किया है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया, इंपेरिकल फॉर्मूला जो आ रहा है वो कैसा है, C3H4N, ये आया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, तो कार्बन कितने हैं 3, तो 36 हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए, N का 14 हो गया, तो टोटल इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट आ जाएगा 54। और जो क्वेश्चन में हमें वेट दिया है वो कितना है, 108 है। क्वेश्चन के अंदर जो वेट दिया है वो 108 है, मतलब इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होने वाले हैं। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट 54 है और आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है 108। तो नाउ फाइंड द n फैक्टर। तो n फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट गिवन है 108, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट हमने कैलकुलेट करके निकाला 54, तो कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया। तो नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 2 into empirical formula. What is the empirical formula? C3H4N. Now the molecular formula is C6H8N2. C6H8N2 is the molecular formula of the compound. तो इस कंपाउंड का molecular formula कितना आ गया, C4H8N2। अब इसका वेट चेक है ही है, पहले से ही 108 डबल कर दिया तो 54 का डबल 108 आ जाएगा। तो नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन था उसको हमने डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक वेट से, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट से, और उसको जो रेशो आया, जो डिवीजन के बाद जो डाटा आया उसको हमने होल नंबर में ले लिया, तो हमें मिल गया इंपेरिकल फॉर्मूला। नाउ द प्रोसीजर इज क्लियर। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इंपेरिकल पर, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर, इन अ कंपाउंड 32.28% सोडियम, 32.28% सोडियम, 32.28% सोडियम, 22.57% सल्फर, 22.57% सल्फर एंड 45.05% ऑक्सीजन, 45.05% ऑक्सीजन। फाइंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो नाउ व्हाट आर द गिवन, तो एलिमेंट सबसे सिंपल मेथड है पूरे प्रोसीजर से करना। एलिमेंट्स, परसेंटेज वेट, एटॉमिक वेट, atomic weight, now the relative ratio and finally simple ratio, तो relative ratio and finally simple ratio, that is the formula। ओके, तो पहला एलिमेंट आपको दिया हुआ है सोडियम
इट्स परसेंटेज इज गिवन 32.28, वेट कितना होता है इसका 23, तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, दैट इज 1.408, 1.408. सेकेंड जो कंपाउंड, सेकेंड जो एलिमेंट है वो है सल्फर, 22.57, वेट कितना होगा 32, तो 1 से थोड़ा कम आएगा, 0.75. Okay, and the last element is oxygen. It is 45.05. Weight of oxygen is 16, तो ये आ जाएगा अबाउट 16 दूनी 32, और 2 point something is there, 2.81. So now the smallest data is 0.75, 70 दूनी 40, 1.4, तो ये आ जाएगा 2 times, ये आ जाएगा 1 time, और ये 7 4 जा 28, तो 4 times आ जाएगा. Now the formula of the compound is Na2SO4. Na2SO4 is the formula of the compound. तो अब compound का formula कितना आ गया, Na2SO4 आ गया. Now the formula of the compound is Na2SO4. तो this is calculation of empirical formula. ये हमने empirical formula के calculation पर बात किया. And so many questions are there, और कुछ questions आपको भी करना है, देन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाय प्रोसीजर भी जा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको बताया था, उससे भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें जब 3 एलिमेंट होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरे वाले एलिमेंट का रेशो भी आपको मैच करना है. देन दैट टाइम द रेशो ऑफ थर्ड एलिमेंट इज ऑल्सो मैच. अब बात करते हैं इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूले के क्वेश्चन के बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे बात करते हैं. ऑक्साइड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, उस कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पे बात करते हैं. एन अननोन एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड. एन अननोन एलिमेंट एक अज्ञात तत्व है. एन अननोन एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड, एक अननोन एलिमेंट क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है. फॉर्म एन ऑक्साइड. व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इफ द ऑक्सीजन कंटेंट इज 20% बाय वेट. व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, what is the equivalent weight of the element, what is the equivalent weight of the element when oxygen content is 20%, जबकि ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, 20% है. ऑक्सीजन कंटेंट इज 20% बाय वेट. ऑक्सीजन कंटेंट इज 20% बाय वेट. तो देखो, दो ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड या एलिमेंट का ऑक्साइड है, तो दो चीजें हैं, इसका मतलब कंफर्म है, एलिमेंट और ऑक्सीजन. ठीक है, तो अगर 20% ऑक्सीजन है तो रिमेनिंग 80% क्या हो गया, मेटल हो गया. रिमेनिंग 80% इज द एलिमेंट. तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इफ ऑक्सीजन इज 20 देन एलिमेंट इज 80. अगर ऑक्सीजन 20 है तो उस समय पर एलिमेंट कितना है, 80 है. और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है, क्योंकि मेटल का या एक एलिमेंट के बारे में तो हमें कोई जानकारी दी नहीं है. एलिमेंट equivalent weight of oxygen is 8. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 8 है. देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तब एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा,
तो इट इज 8 इंटू 80 बाय 20, तो ये कितना आ गया 4, कितना आ जाएगा 32, तो 32 is the equivalent weight of the element, 32 is the equivalent weight of the element, तो equivalent weight of element कितना आ गया 32 आ गया। ओके, ये भी प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इस यूनिट में हमने बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया और अब मिसलेनियस जो चीजें आई है उस पर भी बात कर रहे हैं। फाइनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपके लिए लिखूंगा मैं और फिर ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। तो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ ट्राइवैलेंट मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट कहें तो जैसे एल्यूमिनियम है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ ट्राइवैलेंट मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ ट्राइवैलेंट मेटल इज 20, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ ट्राइवैलेंट मेटल इज 20। कोई ट्राइवैलेंट मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 20, ट्राइवैलेंट है मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी तभी तो इक्विवेलेंट आएगा। तो मेटल का वेट कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ द इक्विवेलेंट, दैट टाइम इट इज 60, है ना। तो मेटल का वेट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है पहले, तो आगे के क्वेश्चन पर बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ट्राइवैलेंट मेटल इज 20, molecular weight of its oxide, molecular weight of its oxide, तो उसके ऑक्साइड का वेट कितना होगा, molecular weight of its oxide is, option is there 168, option B is 68, option C is 152 and option D is 56। तो देखो फिर से बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ ट्राइवैलेंट मेटल, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। ओके, तो ट्राइवैलेंट मेटल है, तो ट्राइवैलेंट मेटल है तो वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 20, वैलेंसी 3, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 60, मॉलिक्यूलर वेट इज 60, मॉलिक्यूलर वेट इज 60, ठीक है। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट कितना, ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्साइड तो बना रहा है वो, तो मोलार मास ऑफ ऑक्साइड, और ट्राइवैलेंट है तो व्हेन इट इज ट्राइवैलेंट देन इट फॉर्म्स M2O3, क्या बनाएगा ट्राइवैलेंट मेटल का ऑक्साइड क्या होगा M2O3। तो M का वेट कितना है 60 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, क्योंकि वेट पूछा है यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन का वेट क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, तो देखो कितना आ गया 120 प्लस 48, 120 प्लस 48, तो आंसर आ जाएगा 168, 168। It means A is the correct answer this time. A is the correct answer this time. तो यहां पर आंसर क्या आ गया है A आ गया है, A is the correct answer this time. Okay? अगला क्वेश्चन करते हैं। Some more question is there. तो अगला क्वेश्चन है 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन combined with 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन combined with magnesium, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन combined with magnesium to form MgO,
मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, MgO बनेगा। अभी हमारे सभी बेसिक टॉपिक खत्म हो गए हैं, तो ये सब चीजों में हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा, MgO। 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन combined with magnesium to form MgO. The mass of magnesium is 24. मैग्नीशियम का मास कितना है, 24 है। द मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। ठीक है, मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। mass of magnesium is 24. तो what is the mass of the oxide? What is the mass of oxide? What is the mass of oxide? इस समय उसका ऑक्साइड का वेट कितना होगा, जहां पे 1.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, Mg 2mg प्लस O2, तो बनाएगा ये 2mgO, क्योंकि ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में ही मिलेगा। तो 2mg प्लस O मिलकर के क्या बनाएगा, 2mgO। मतलब क्या हुआ, mg के कितने, 24, mg का वेट कितना है, 24। तो 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2mgO। अब क्या दिया, तो इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो उसके 2 मोल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ MgO अगर हम कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1.5 मोल, अच्छा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन, 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ग्राम वेट निकालना है ना। तो 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन 1.5 मोल कंबाइंस विथ 1.5 मोल कंबाइंस विथ, तो 1.5 इंटू 1.5, तो 1.5 मोल कंबाइंस विथ 1.5 इंटू 48, 1.5 इंटू 48। ठीक है, देखो 48 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल से कंबाइन करता है, तो 1.5 मोल से कितना ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा ये हमें निकालना है। तो देन 1.5 मोल कंबाइंस विथ, तो 48 इंटू 1.5, तो 48, 24 और जुड़ जाएगा, उसमें आधा कर दिया तो 24 आ जाएगा, 48 का हाफ 28, तो 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो 1.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइंड विद Mg टू फॉर्म MgO। द मास ऑफ Mg इज 24। द मास ऑफ Mg दैट कंबाइंस विथ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा होना चाहिए था। द मास ऑफ Mg टू फॉर्म MgO, द मास ऑफ Mg, द मास ऑफ Mg, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो। द मास ऑफ Mg दैट कंबाइंस विथ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर देखो 2mg प्लस O2, तो 2 मोल ऑक्सीजन कंबाइन करता है कितने से, 1 मोल से। 48 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन 1.5 कंबाइंड विथ 72 ग्राम, 70, देन 1.5 मोल ऑक्सीजन is combined with 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन is combined with 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइंड करता है
1 मोल ऑक्सीजन से तो 1.5 मोल से कितने ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा ये पूछा है। तो 72 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा, 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम combined with 1.5 mole of oxygen. Okay, now the law of chemical combination. तो अब बात करते हैं law of chemical combination पर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। मैं केवल लॉ बता देता हूं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उस पे भी हम लोग बात कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कुछ ऐसा इसमें सच एज कुछ ऐसा टफ नहीं है जो समझने में कोई दिक्कत होगी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, law of conservation of mass, law of conservation of mass, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऐसा कहेंगे इसको, law of conservation of mass, and this law was given by Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier, केवल Lavoisier ध्यान रख लीजिए। तो लैवोजियर ने ये लॉ दिया था, और लैवोजियर वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। लैवोजियर को रसायन विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। तो लैवोजियर वाज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सिंपल सा लॉ है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एज सेम एज, देखो जैसे मैंने कहा CaO प्लस CO2, इनको मिला के मैंने क्या बनाया, CaCO3 बनाया। तो CaO का वेट कितना है 56, CO2 का वेट कितना है 44, और CaCO3 का वेट कितना है 100। तो इसको सम अप करोगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 इक्वल टू 100, इट मीन्स व्हाट हैपेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल reaction, matter during chemical reaction, matter is neither created, matter is neither created or neither created nor destroyed, neither created nor destroyed। ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, हमने ऐसा भी पढ़ा था जब हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन ने भी ये बात कहा था। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन, 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 प्राउस्ट ने दिया है ये लॉ, जोसेफ प्राउस्ट। और प्राउस्ट का रिलेशन
पीरियोडिक टेबल से भी था। प्राउस्ट के बारे में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी बात किया था, है ना। फर्स्ट जो कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, वो प्राउस्ट ने सोचा था उसके बारे में। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन। अब देखो ये लॉ क्या कहता है, जैसे वाटर है तो यू में टेक वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, आप किसी भी सोर्स से पानी को लाओ, चाहे आप नाले से पानी लाओ, चाहे नदी से पानी लाओ, चाहे तालाब से पानी लाओ, कहीं से भी आप पानी लाओ, किसी भी सोर्स से आप पानी को लाओगे, द रेशो ऑफ द एलिमेंट, द रेशो ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट इज द सेम। उसमें जो रेशो ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन। अ केमिकल कंपाउंड, a chemical compound has a fixed composition, chemical compound has a fixed composition and it does not depend on the method of preparation or the source, does not depend on the method of preparation, does not depend on the method of preparation or source, does not depends on method of preparation or source। कहीं से भी आप उसको लाओ, कैसे भी आप उसको बनाओ, लेकिन जो कंपोजिशन होगा एलिमेंट का वो सेम होगा। लाइक इन वाटर, जैसे वाटर की हम बात करें तो ये हो गया 1:1:2 और ये हो गया 16, तो 1:8 इज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो हमेशा 1:8 होगा। इट डू नॉट डिपेंड्स दैट फ्रॉम विच सोर्स यू कैन टेक इन वाटर और फ्रॉम विच मेथड यू प्रिपेयर द वाटर। आपने वाटर को कहां से लाया, कैसे बनाया, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। द रेशो इन वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर के अंदर हमेशा 1:8 रहेगा। एच सेम एज इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, तो कितना हो गया 32 हो गया। तो यह आ जाएगा 4 3 12, तो 3:8 का रेशो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का CO2 का सोर्स कुछ भी है, चाहे आप किसी भी सोर्स से CO2 को लाओगे, कैसे भी आप CO2 को प्रिपेयर करोगे, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन। इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन। अब इसके बाद तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। नाउ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और ये किसने दिया है, डाल्टन ने दिया है। दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन। और क्या कहा, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं और एक के मास को आप फिक्स कर देते हो, इफ मास ऑफ द वन एलिमेंट इज फिक्स देन मास ऑफ अदर एलिमेंट दैट कंबाइंड बियर अ सिंपल रेशो। तो दूसरा जो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है वो पहले के साथ हमेशा सिंपल रेशो में होगा, जबकि आपने पहले के मास को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इफ टू एलिमेंट
two element combine to form two or more product, two or more compound, combine to form more than one compound, combine to form more than one compound, combine to form more than one compound, then the different masses of one element, then the different masses of one element, एक एलिमेंट जो डिफरेंट मासेस में है, different masses of one element which combines with fixed mass of other bear a simple ratio. So fixed mass of other element bears a simple ratio. ओके, तो क्या ध्यान रखना है, एक दो एलिमेंट है, कंबाइन कर रहे हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। अगर एक के मास को हम फिक्स कर देते हैं तो जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, एक सिंपल मल्टीपल रेशो में रहेगा। सेकेंड एलिमेंट इन अ सिंपल मल्टीपल रेशो। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट वन, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहां पे एक एलिमेंट का अमाउंट आपको फिक्स करना है नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, और रेशो ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, तो रेशो ऑफ ऑक्सीजन चाहिए मुझे यहाँ पे, रेशो ऑफ ऑक्सीजन का रेशो कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करना है। तो जैसे मैंने N2O कहा, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज N2O, तो नाउ 28 of nitrogen and 16 of oxygen. N2O2, तो 28 of nitrogen and 32 of oxygen. N2O3, तो 28, मतलब नाइट्रोजन का मास हमेशा फिक्स चल रहा है ना, और 48 of oxygen. N2O3, N2O4, नाउ 28 और ये कितना हो जाएगा 4, 64. नाउ N2O5, तो 28 और ये कितना हो गया 80. तो नाउ देखो, एक एलिमेंट जो था उसका मास कैसा है, फिक्स है, दूसरा एलिमेंट जो उसके साथ कंबाइन कर रहा है इट बियर्स अ सिंपल रेशो। तो कितना आ गया 1:2:3:4:5, 1:2:3:4:5. तो इट मीन्स द सेकेंड एलिमेंट विच कंबाइंड in different masses bears a simple ratio. तो सेकेंड एलिमेंट जो कंबाइन कर रहा था उसका रेशो कैसा मिलेगा, इट bears a simple ratio, वो उसके साथ सिंपल रेशो में रहेगा, इट इज इन सिंपल रेशो। अब इसके बाद अगले लॉ पे बात करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रिचर ने दिया था इस लॉ को, RICHTER। तो रिचर ने इस लॉ को दिया, और देखो जैसे मान लो H2S है और H2O है, तो यहां पे हाइड्रोजन कितना है 2 और सल्फर कितना है 32, यहां पर भी हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 16 है।
तो ये 1:16 के, मतलब यहाँ पे भी 2 पार्ट हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 पार्ट हाइड्रोजन है, ऐसा देखो यहाँ पर भी 2 पार्ट हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 पार्ट हाइड्रोजन है। ठीक, तो हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों में सेम है। तो एक एलिमेंट की बात हो गई। अब अगर सल्फर और ऑक्सीजन की बात करोगे तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या करेंगे, SO2 प्रोड्यूस करेंगे। सल्फर एंड ऑक्सीजन इज टू फॉर्म SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर कितना हो गया 32, ऑक्सीजन कितना हो गया 32। तो दिस इज ऑल्सो बियारा सिंपल रेशो। तो 2 एलिमेंट अगर यहाँ पे सिंपल रेशो में है तो, और अगर वो इंडिविजुअली क्रॉस करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो भी कैसा रहेगा, सिंपल रेशो में रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करता तो कितना हो जाता 32 और ये कितना हो जाएगा 48। तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2:3। तो 1/2:1/3। अगर दोनों को फिर से क्रॉस कर दें हम, इसको इसके साथ, पहले वाले के साथ, इसको दूसरे वाले के साथ, तब भी रेशो हमें क्या मिल जाएगा 1:2:2:3। सॉरी 1:2 मिल गया और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1:3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो एक बार इसके डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ये, लेकिन 1-2 बार जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दैट लॉ इज इफ 2 एलिमेंट A एंड B, जैसा कि हम लोग बात कर ही चुके हैं एग्जाम्पल के बारे में, फिर से एक बार बात करते हैं। इफ 2 एलिमेंट A एंड B, 2 एलिमेंट है A और B, जैसे वहां पे H2S था और H2O था, तो सल्फर और ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट A एंड B कंबाइंस विथ, ध्यान से समझेंगे, कंबाइंस विथ 2 एलिमेंट A एंड B कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ C, फिक्स मास ऑफ C। जैसे हाइड्रोजन का मास कैसा था, फिक्स था, H2S और H2O, तो दोनों में हाइड्रोजन का मास कैसा था, फिक्स था। तो इफ 2 एलिमेंट A एंड B कंबाइंस विद अ फिक्स मास ऑफ C टू फॉर्म कंपाउंड, to form compound then the ratio of A and B, then the ratio of A and B, ratio of A and B, then the ratio of A and B in these compound, ratio of A and B in these compound, ratio of A and B in these compound is same or bears a simple multiple of the, bear a simple multiple, bear same or bear a simple multiple of the ratio of simple multiple of the ratio of simple multiple of the ratio when they combines with each other, when they combines with each other। मतलब पहले एक सिंपल एलिमेंट के साथ दोनों ने कंबाइन किया, वो एलिमेंट था C, जैसे H2S और H2O, H2S और H2O। ठीक है,
तो फिर से एक बार इसको पढ़ो तो अपने आप क्लियर होगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इफ टू एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ सी टू फॉर्म कंपाउंड, then the ratio of A and B in the compound is same, or we are a simple multiple of the ratio when they combines with each other। जब वो आपस में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे थे तब भी वो सिंपल रेशो में थे। then it is again in simple ratio या सेम रेशो में रहेंगे जैसे वो पहले कंपाउंड में थे, जैसे वो पहले कंपाउंड में थे। एक और एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा और हो सकता है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो NaH है, सोडियम हाइड्राइड, और HCl है, तो यहां पर H का पार्ट कितना है? देखो ये 23 और ये H का पार्ट कितना है? 1। पार्ट ऑफ H देखना है, H 1 है। यहां पे भी H का पार्ट कितना है? 1 है। इसका कितना है? 35.5। ठीक है। अब अगर मान लो H का पार्ट दोनों में सेम है और सोडियम और क्लोरीन कितना है? 23 एंड 35.5। ये कितने में है? 23 एंड 35.5। अब अगर ये क्रॉस कॉम्बिनेशन कर ले मतलब NaCl बना ले, Na और Cl, तब भी इसका जो रेशो था वो कैसा आएगा? 23:35.5। तो जो यहां पे था 23 और यहां पे 35.5, तो यहां पे भी ये कैसा है? 23 एंड 35.5। तो एज सेम एज है। ठीक है, एज सेम एज, जैसा इन दोनों कंपाउंड में था वैसा का वैसा ही है। तो या तो एज सेम एज रहेगा या तो वो सिंपल रेशो में रहेगा। अब देखो दूसरे एग्जांपल पर फिर से एक बार बात करते हैं। जो पहला वाला एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा, जैसे मैंने कहा H2S और H2O, तो देखो यहां पर H2S और H2O, ठीक, तो ये कितना? 2 पार्ट, और ये कितना? 32 पार्ट, ये कितना? 2 पार्ट, और ये कितना? 16 पार्ट। तो देखो ये सेम हो गया। अब क्रॉस कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? SO2। अगर SO2 बनता है तब देखो क्या होगा? ये 32 और ये 32, तो रेशो कैसा आ गया? सिंपल आ गया। सिंपल रेशो एज सेम एज, जिस रेशो में वो यहां पर था ये 32 था और ये 16 था, तो ये कैसा है? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन बनेगा तो SO2 बनेगा। तो सिंपल रेशो को यहां पे ये बियर कर रहा है। और अगर SO3 होगा तो क्या हो जाएगा? S कितना? 32, ऑक्सीजन कितना हो गया इस बार? 48, तो ये कितना हो जाएगा? 2:3 के रेशो में हो जाएगा। 2:3 इज ऑल्सो सिंपल मल्टीपल रेशो। ठीक है, और अगर क्रॉस कर देंगे तो 1/2 रेशो 1/3 आ जाएगा दोनों एलिमेंट में, तब भी वो सिंपल रेशो में है। तो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ है। और देखेंगे अगर इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं अगले लॉ के बारे में। तो there is the next law is the Gay-Lussac's law। गैसेस के लिए है Gay-Lussac's law। Gay-Lussac ने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं। गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, गैसेस रिएक्ट्स with each other, gases reacts with each other in a simple ratio, in a simple ratio of their volume, of their volume, react in simple ratio of their volume. If the product is also in gas state,
if the product is also in gaseous state, if the product is also in gaseous state, it also bear a simple ratio. It also bear a simple ratio. तो उसके बीच में भी क्या होगा, सिंपल रेशियो मिलेगा. इट ऑल्सो बेयर अ सिंपल रेशियो. ठीक है, तो बाय वॉल्यूम इसको मैच करना है, ये ध्यान रखेंगे. गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. गैसेस रिएक्ट with each other in a simple ratio of their volume. If the product are the gases, it also bear a simple ratio. अगर प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है तो वो भी सिंपल रेशियो में रहेगा. ठीक है, जैसे हमने कहा H2 प्लस Cl2 ने मिलकर के क्या बनाया, HCl गैस बनाया. HCl गैस, ये भी कैसा है गैस, ये भी कैसा है गैस. यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय वॉल्यूम 1:1 और ये कैसा हो गया 2, तो 1:1:2. ओके, 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O. तो नाउ इट इज 2:1:2. तो इट इज ऑलवेज इन सिंपल रेशियो. तो ये हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा. इट इज ऑलवेज इन सिंपल रेशियो. ओके, so this is the Gay-Lussac's law for the combination of gases. तो reactant भी simple ratio में, if the product is also gas then it also bear a simple ratio. And finally Avogadro's law, तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं. Avogadro law, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंट गैसेस हैं, different gases are at constant temperature and constant pressure, then its equal amount bear a equal number of molecule. Equal volume of gases तो कैसे लिखेंगे वो बात कर लेते हैं. equal volume of gases at equal volume of gases at same temperature and pressure. Equal volume of gases at same temperature and pressure. Equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. ओके, तो किसी भी गैस के 1 मोल के अंदर, जैसा हम बोलते हैं, इन एनी गैस at standard temperature and pressure it occupies volume of 22.4 liter and its number of molecules are 6.023 into 10 to the power 23. So equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules of gases or equal number of molecules. This is Avogadro's law. Okay, this is all about basic concept of chemistry. In the next lecture we are going to start the chemical and ionic equilibrium, one of the very important unit. Okay commandos, thank you.